ये जो जॉब है डॉक्टर का वो 24/7 दैट इज कॉल्ड एज योग निद्रा। एक डॉक्टर की आइडियल लाइफ क्या होती है? एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें पहले दिन से ही जीवित व्यक्ति में जो ऑर्गन्स हैं उससे हमको डील करना है, और डॉक्टर वो सक्सेसफुल होता है जो मरीज की अंतरात्मा में झांक कर देख सके कि उससे रिक्वायरमेंट क्या है। डॉक्टर की लाइफस्टाइल कैसी होती है? एक जो चीज़ है वो ये है कि ये जो जॉब है डॉक्टर का वो 24/7। मेडिकल फील्ड एक डिमांडिंग प्रोफेशनल फील्ड है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह मैनेज करता है? मैं डॉक्टर्स के लिए हम लोगों को अगर मेंटेन करना है तो हमारे पास अगर 1 घंटा नहीं निकल पा रहा है तो हम 20 मिनट्स अपने लिए निकाल लें, जो खुद की सेहत के लिए होता है। स्ट्रेस वाली लाइफ को डॉक्टर कैसे ओवरकम करते हैं? एक टर्मिनोलॉजी होती है सिंपैथी और एम्पैथी। डॉक्टर शुड बी सिंपैथेटिक बट उनको एम्पैथी का मीनिंग मालूम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस का पहला स्टेप बॉडी का बैलेंस? बॉडी बैलेंस में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है स्लीप। अगर आपके कंटिन्यूसली 6 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं है तो आपकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। तो डीप स्लीप और ज्यादा सोना विद स्ट्रेस कौन सी बेहतर होती है? दैट इज कॉल्ड एज योग निद्रा। वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये, इसे आप क्या मानते हैं? इसे आप डेस्टिनेशन मानते हैं या प्रैक्टिस मानते हैं? नमस्कार। आशा करते हैं हम जो भी ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको और कैसा कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अच्छा ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो आप हमें थोड़ा सा और आशीर्वाद दें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें कमेंट करें। आपके इस छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें ऊर्जा देगा कि हम नए कंटेंट, नए ऑड वन गेस्ट के साथ आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। कहते हैं जो फिट है वो हिट है। क्या संतुलित जीवन ही सफलता की एक कुंजी है? क्या है संतुलन? क्या है आइडियल वर्क लाइफ बैलेंस? क्या प्रॉपर नींद लेना, अच्छे से भोजन करना, सुबह उठना, व्यायाम करना, क्या ये सब एक संतुलित जीवन शैली का आधार है? अगर है तो इसके पीछे के क्या तथ्य है? अगर नहीं है तो उसके पीछे भी क्या तथ्य है? इन सभी बातों को हम आज उजागर करेंगे हमारे आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और आज के हमारे ऑड वन आउट टॉक के पॉडकास्ट में हम इसी बात को बड़ी गहनता से उजागर करेंगे कि आइडियल वर्क लाइफ बैलेंस क्या होना चाहिए। और इस बात को गहनता से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक जोशी। डॉक्टर विवेक जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के ऑड वन आउट टॉक के पॉडकास्ट में। मैं डॉक्टर विवेक जोशी जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। डॉक्टर विवेक जोशी इंदौर के जाने माने शेल्बी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड हैं और इसके पूर्व में आपने अनेक हॉस्पिटल में कार्य किया है, जिनमें चेन्नई और इंदौर के अपोलो हॉस्पिटल में आप पदस्थ रहे हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच है जो हमें गहनता से बताएंगे कि आइडियल वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, शुरुआत करते हैं कि एक डॉक्टर की आइडियल लाइफ क्या होती है? उसकी लाइफ के साथ साथ उसकी लाइफस्टाइल क्या होती है? आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं ऐसा देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एक डॉक्टर बनने में बहुत समय लगता है, और उस बहुत समय को यदि मैं बोलूँगा कि किसी हीरे को तराशा जाता है जी तो उस तराशने में जो कलाकारी की जाती है और जो ज़रूरी होती है जी वो जब समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम डॉक्टर की पास्ट को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उसकी डॉग लाइफ कैसी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम किसी रूटीन में किसी भी कोर्स में जाते हैं जी तो एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें हमको पहले दिन से ही एक जीवित व्यक्ति में जो ऑर्गन्स हैं उससे हमको डील करना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर जो डॉक्टरी में स्पेशल चीज़ होती है
वो है हमारे मनुष्य की आत्मा का इन्वॉल्वमेंट। अब आप बोलेंगे आत्मा का इन्वॉल्वमेंट मतलब ये जीवित व्यक्ति के ऑर्गन के साथ आपको डील करना रहता है और आपने कहा है कि आत्मा का इन्वॉल्वमेंट होता है। आत्मा का इन्वॉल्वमेंट। तो जी। आत्मा का इन्वॉल्वमेंट कहने का मेरा मतलब ये है कि हम खाली ऐसा नहीं है कि इस किताब में जो लिखा हुआ है इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, जी। क्योंकि हमारी सारी किताबों में लिखा रहेगा इस बीमारी का इलाज ये है, ए बीमारी का इलाज ये है, बी का ये है, सी का ये। कहीं पे ये नहीं लिखा रहता है कि ए वाला व्यक्ति बी के साथ आए तो क्या करना है, बी वाला सी के साथ क्या क्या करना है। और इस ए बी सी में से लक्षण पूरे ए बी सी के हैं, पर अगर उनको ये बीमारी लेफ्ट में नहीं है पर दिमाग से वो परेशान है, तो हमको ये भी जज करना है कि इनको हमको दवाई देना भी है कि नहीं देना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक क्लिष्ट साइंस है और डॉक्टर वो सक्सेसफुल होता है जो मरीज की अंतरात्मा में झांक कर देख सके कि उससे रिक्वायरमेंट क्या है। डॉक्टर, आइडियल डॉक्टर सबसे पहले वो होता है जो मरीज की अंतरात्मा में झांक के देख सके कि उसकी एक्चुअल समस्या क्या है। तो डॉक्टर की लाइफस्टाइल कैसी होती है? अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कोशिश तो बहुत की जाती है डॉक्टर अपनी लाइफ में कि बेस्ट से बेस्ट खुद की भी लाइफ हो और मरीजों की लाइफ भी हो। हम्म। पर एक जो चीज़ है वो ये है कि ये जो जॉब है डॉक्टर का वो 24/7 है। 24/7 24/7 है जी। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आज की डेट में भी ऐसा हो सकता है कि जो डॉक्टर जी। 70-75 साल की उम्र में भी हैं, जी। पर क्योंकि मरीजों का उन पर विश्वास है, तो हो सकता है कि वो 75 साल की उम्र में भी एक कॉल तो करना चाहेंगे अपने फैमिली डॉक्टर को कि हमें ये तकलीफ हुई है और हम फलानी जगह पे हैं, चाहे वो देश में विदेश में हो, पर वो उनसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। अब इसके लिए वो जो 24 आवर्स का साइकिल है, दैट इज़ वेरी डिस्टर्ब फॉर द होल लाइफ। इसको कैसे बैलेंस करना है, ये जब अपन बात करेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर को खुद को अपने प्रोफेशन के हिसाब से ब्रांच कौन सी है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, गायनिकोलॉजिकल वाली ब्रांच जो गायनी एंड ऑप्स होती है। जी। बच्चे पैदा होना ही है, प्रोजेनी आना ही है, और हमको वो समय हम डिसाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन सम सिजेरियन सेक्शन वाले केस में आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते हो। अब क्योंकि हमको मालूम है कि आज रात में ये व्यक्ति पैदा हो सकते, ये बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो हम मेंटली थोड़े तो प्रिपेयर हैं, बट उसकी वजह से आपकी पूरी नींद डिस्टर्ब होने वाली है, ये भी मेंटली प्रिपेयर होना होता है। तो डॉक्टर को अपनी लाइफ का बैलेंस बनाने के लिए अपनी लिमिटेशंस खुद बनानी पड़ेगी कि हम अपना कितना काम कर सकते हैं। यानी 24/7 का जॉब है, यानी कोई फिक्सेशन नहीं है। जैसे ऑफिस में लोग जाते हैं सुबह 10 बजे जाते हैं, 6 बजे उनकी छुट्टी रहती है, पर डॉक्टर की लाइफ में ऐसा नहीं है। पर उसके बाद भी एक डॉक्टर सेहतमंद रहता है। तो कैसे डॉक्टर, मेडिकल फील्ड एक डिमांडिंग प्रोफेशनल फील्ड है, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह मैनेज करता है? उसको काम भी करना है और उसको एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि एक्सरसाइज का डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं हम, और उसके अतिरिक्त खाना भी खाना है, और संतुलित खाना खाना है। खाना तो खैर खाते हैं, संतुलित खाना खाना है, और उसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो बैलेंस उस चीज़ का कैसे होता है? अच्छा, तो इसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को जो डॉक्टर है जी। उसको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि डॉक्टर को सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, डॉक्टर को हेल्दी रहना पड़ेगा, तब वो दूसरों को स्ट्रेस फ्री कर सकता है, दूसरों को मेंटली साउंड ट्रीटमेंट दे सकता है। जी। तो खुद के लिए सबसे पहले हमको जो ज़रूरी है, अगर हम एक्सरसाइज का किसी को बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ही बोलना है, हमें खुद को भी करना है। हो सकता है डिफरेंस क्या है कि मैं एक व्यक्ति को बोलूं कि आपको 1 घंटे एक्सरसाइज करना है, इसे 1 घंटे में एक्सरसाइज में चलना फिरना हो सकता है, आपको वेट लिफ्टिंग हो सकता है जी। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं डॉक्टर्स के लिए हम लोगों को अगर मेंटेन करना है तो हमारे पास अगर 1 घंटा नहीं निकल पा रहा है जी। तो हम 20 मिनट्स अपने लिए निकाल लें। तो तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज के नाम पे पूरे 24 घंटे में डॉक्टर को एक 20 मिनट्स का टाइम तो निकालना पड़ेगा जो खुद की सेहत के लिए होता है। फिर आपने जैसे बात की थी संतुलित आहार की, बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट में आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट एक समय पे है, उससे 6 घंटे बाद में फिर है, उससे 6 घंटे बाद में फिर है। उस टाइम को डिसाइड करना रहेगा। अगर आपके पास शांति से बैठ के खाने का समय नहीं है तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए बीच बीच में शॉर्ट मील्स, जैसे थोड़ा फ्रूट्स ले लिए, थोड़े चने ले लिए, जिससे कि हमारे को जो सेहतमंद भी हो और हमारे लिए हेल्थ हमारी खराब ना हो, ऐसा बीच में आपको समावेश करना पड़ेगा। जी। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा है कि अगर अपनी लाइफ को बैलेंस कोई डॉक्टर कर सकता है तो दूसरा प्रोफेशनल भी कर सकता है। इसको पूछने का उद्देश्य यही है, क्योंकि कई बार हमारे पास इस तरह के प्रश्न आते हैं
कि हमें खाना खाने का भी टाइम नहीं है। तो बहुत अच्छे से बताया है कि खाना खाने के लिए हो सकता है हमारे पास ज़्यादा खाने के लिए जो आधे घंटे या 15 मिनट का जो टाइम होता है वो हमारे पास नहीं है। तो हमने छोटे-छोटे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 5-5 मिनट में कुछ फ्रूट्स ले लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें ले ली जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी है और इससे हमारी बॉडी को आहार भी मिल रहा है। ठीक है। तो ने मेरा एक और इसी में बात आती है कि एक जो प्रेशर वाली लाइफ आती है, स्ट्रेस वाली लाइफ आती है, तो स्ट्रेस वाली लाइफ को डॉक्टर कैसे ओवरकम करते हैं? इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक डॉक्टर को जो एक टर्मिनोलॉजी होती है सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो डॉक्टर को क्या एक्सेप्ट करना है, डॉक्टर शुड बी सिंपैथेटिक बट उनको एम्पैथी का मीनिंग मालूम होना चाहिए। अब मैं आपको सीधे शब्दों में, जैसे सरल शब्दों में बताऊं तो ये होता है कि जैसे हमारे घर में कोई परिवार में किसी को चोट लग जाती है, जी। हमें बहुत दर्द होता है, हमें लगता है कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उनको मिल जाए और उसकी जो दुख है वो ख़त्म हो जाए, यही हम चाहते हैं। सेम चीज़ डॉक्टर के लिए अपने परिवार के अलावा भी पूरी दुनिया के हर मरीज जो होते हैं उसके लिए उसका जब दुख आता है सामने, हमको सामने से दिख रहा है कि ये हड्डी टूटी हुई है, इसमें ब्लड निकल रहा है और ये जिनकी सांसें जो है वो कमज़ोर हो रही हैं, जी। उस समय हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन्स एड्रेनलिन शुगर जो इस सर्च में आते हैं कि हमको किसी तरह इसको बचाना है। अब वो फीलिंग जो होती है वो उसमें आपको सक्सेस तब मिलती है when you are not sympathetic, you have to be empathetic. Empathetic का मतलब होता है कि आपने सिंपैथी में पूरी तरह भावनात्मक रिलेशनशिप हो जाता है। उस जी। भावनात्मक रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपकी भावनाएं इतनी ओवर हो जाती हैं आपके ऊपर कि आपको एक्शन क्या करना है आप नहीं कर पाते। तो इसके लिए एम्पैथी एक ऐसी चीज़ होती है, टर्मिनोलॉजी, जिसमें कि भावनाओं के साथ में हमको प्रैक्टिकल रहना भी सिखाया जाता है। तो हमको प्रैक्टिकल रहने में हमको ये मालूम है कि इस स्थिति में हम भावनाओं में बह जाएंगे तो हम मरीज का इलाज नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। जो कि जैसे एक सिंपल चीज़ होती है, किसकी जिसकी सांस नहीं चल रही है और हमको यहाँ कैरोटिड होती है, वो आर्टरी, वो पल्सेशन नहीं मिल रहे हैं, मतलब ये कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। अब यदि हमको उसको मसाज देना है, कार्डियक मसाज भी देना है, तो हम लोगों को कम से कम 2.5 से 5 किलो का वजन का उनके बॉडी के ऊपर लगाना पड़ता है, इस छाती के मिड पार्ट पे। उस समय हम ये सोचेंगे कि यार हमारी वजह से ऑलरेडी इसको चोट लगी है और दर्द हो सकता है, कुछ हो सकता है, और हम उस एफर्ट्स को कम कर दें तो मरीज की जान कभी नहीं बचा सकते। तो हमको ये एफर्ट पूरा लगाना पड़ेगा कि छाती पे हम पूरा दबाव बनाएं, जिससे कि जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है कि हार्ट अदरवाइज चलेगा नहीं, हार्ट पंप होना चाहिए, हार्ट पंप होना properly। चाहिए। जी जी तो जी। हमको अपनी भावनाओं को समय पे कंट्रोल करके चलना पड़ता है। यानी आपको एक सिंपैथी आपको हो सकता है मानवीय दृष्टिकोण से बताना पड़ेगा कि ठीक है सब ठीक हो जाएगा, पर एम्पैथी अपने अंदर रखना पड़ेगी, नहीं मुझे ये जो मेरी एसओपी बनी है इस गाइडलाइन से मुझे काम करना है। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, ऐसी इक्वेशन में डॉक्टर भी कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि उलझ जाते हैं जब उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में आ जाता है, तो कहते हैं कि डॉक्टर खुद अपने परिजनों का ऑपरेशन नहीं कर पाते या चीर-फाड़ उनका नहीं कर सकते। तो ये बात कितनी सही है? इसमें इंडिविजुअल थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, पर आप जो बात कर रहे हैं उससे मैं तो 100% सहमत हूँ। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे अपने बच्चों को कभी इंजेक्शन नहीं लगाया है, जी। या अपने बच्चों की कभी भी ड्रेसिंग करनी है तो मैंने नहीं की है। हाँ, थोड़ी मेरी हाँ। वाइफ़ बोल्ड है, तो उन्होंने जो है ज़रूर इस तरह का कभी काम है किया है। हाँ, तो हाँ। बट ये चीज़ एक फैक्ट है कि जो हुँ। भावनात्मक रिलेशनशिप होते हैं तो मुझसे वो चीज़ नहीं होती। इमरजेंसी आती है, कभी कुछ है कि हाँ ठीक है, कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे मित्र अवेलेबल नहीं है या मेरी वाइफ़ जो डॉक्टर है वो उस समय अवेलेबल नहीं है, तो हुँ, हुँ। इमरजेंसी में करना पड़े, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हुँ। नहीं है तो अपने बच्चों का इलाज करने के लिए मैं भी डिपेंडेंट हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। जी, 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 जी। ये बहुत अच्छी बात है ये कि भावनात्मक लगाव जो अपने व्यक्ति से होता है, तो डॉक्टर अपने परिजनों का इलाज नहीं कर सकता। ये बात आज सिद्ध भी हो चुकी है। तो बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है, ये इसे आप क्या मानते हैं? इसे आप डेस्टिनेशन मानते हैं या प्रैक्टिस मानते हैं? जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि अगर डॉक्टर स्ट्रेस में है, हुँ। तो वो दूसरों का इलाज उतने तरीके से उस एफिशिएंसी से नहीं कर सकता जो कि 100% होना चाहिए। जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वर्क लाइफ बैलेंस में आप अपने वर्क स्टाइल को, या आपका जो ऑफ़िशियल मैटर्स कितने घंटे में डेली लग रहे हैं, उसका आपको एहसास होना चाहिए, और उस एहसास के बल पे आपको 24 घंटे में डिवाइड करना पड़ेगा कि हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू योर वर्क, हाउ मच हुँ, टाइम यू कैन गिव टू योर फैमिली। एंड हुँ,
इसको करने के लिए आपको एक समय, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा-सा डॉक्टर की लाइफ में 30 साल की उम्र के बाद में या 40 साल की उम्र के बाद में ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। उसका रीज़न ये रहता है कि शुरुआत में आपकी इतनी बिज़ी लाइफ रहती है, पहले पढ़ाई करने में, फिर उस चीज़ को समझने में जी। और फिर मरीज़ को करने में। तो थोड़ा-सा लेट में डॉक्टर्स अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो डॉक्टर का जो शेड्यूल रहता है, ऑब्वियसली बड़ा हेक्टिक होता है, आपने बताया 24/7 की उनकी वर्किंग रहती है। तो ऐसे में फिज़िकल हेल्थ की हम बात करते हैं, तो उसके लिए कैसे टाइम निकालना पड़ता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट आपके लिए निकालना है खुद के लिए। हुँ, तो हुँ। मैं सभी को सलाह देता हूँ कि आपको इस 24 घंटे में जो 20 मिनट हैं, उसमें आप सिंपल मेडिटेशन, अगर आपके घर में कोई ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है या जिम के इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि जिससे कि आपको एक्सरसाइज ही करना है। एक्सरसाइज का जी। मतलब क्या है बेसिकली, आप उस 20 मिनट में आपके मोबाइल से दूर हो जाएँ, आपके सारे मरीज़ों के दुःख से दूर हो जाएँ, आपके परिवार के दुःख से दूर हो जाएँ। वो 20 मिनट हुँ, आपको अपने लिए निकालना पड़ेंगे। इसके लिए थोड़ा स्वार्थी बनना पड़े तो बनना हुँ। पड़ेगा। अंटिल इमरजेंसी आएगी तो वो तो डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि ये इमरजेंसी है, इससे हमको स्वार्थी नहीं बनना है। बट लाइफ में आपके लिए, खुद के लिए 20 मिनट स्वार्थी बन के आप कुछ नहीं तो मेडिटेशन कर लीजिए। जी। मेडिटेशन के तो मेरे ख्याल से आप भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, मुझसे हुँ, ज़्यादा हैं शायद, तो आप समझ हुँ, सकते हैं। तो मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूँ कि हुँ। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम सिर्फ आँखें बंद करके अगर कुछ नहीं भी सोच रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आपके जो बॉडी के पूरे सेल्स हैं, वो एक सिस्टम में आ जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपने मोबाइल अलग जगह रख दिया, उसको चार्जिंग पे लगा दिया है। तो उस मोबाइल का हुँ। हमसे कोई संबंध नहीं रहता है, एग्ज़ैक्टली, परमानेंट एनर्जी मिलती एग्ज़ैक्टली। और रहती है। आपने अभी जो शब्द बोले ना स्वार्थी, तो स्वार्थी शब्द को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ, स्व-अर्थी। जो व्यक्ति स्वयं का अर्थ जान लेता है, वो स्वार्थी हो जाता है। तो स्वार्थी का मतलब सेल्फिश नहीं है, हाँ, स्वार्थी का स्वयं के अर्थ को जानने के लिए कुछ समय निकालना, वो स्वार्थी होता करेक्ट। है ना? ठीक है। तो अब अगेन हम बात करते हैं फूड हैबिट्स की। आपने एक बहुत छोटे समय में बताया कि फूड हैबिट्स के बारे में, तो फूड हैबिट्स पे हमको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए? क्या एक आइडियल टाइम होना चाहिए फूड का? ब्रेकफ़ास्ट कैसा होना चाहिए या लंच कैसा होना चाहिए या डिनर कैसा होना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ। तो इसमें जो अपने को समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, हुँ, फ्रूट्स हैं, हुँ, सब्जियाँ हैं, जो हुँ, नेचुरली उगती हैं, हुँ। जिनके लिए अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे ये चीज़ अवेलेबल होती है पूरी दुनिया में। जी, अलग-अलग सब्जी के शेप, कलर हो सकते हैं, पर ये जी। चीज़ अवेलेबल होती हैं। तो नेचुरली ग्रो जो होती हैं चीज़ें, इसमें हाई चांसेस होते हैं कि सारे पौष्टिक तत्व बने हुए हैं। और हुँ, उसमें हुँ, जो भी साइंस ईश्वर ने बना के दिया है, हुँ, उसमें ये ज़रूर है कि एक बैलेंस्ड डाइट होती है। हुँ। अगर आप आपके खाने में जी। प्रोटीन के नाम पे आप दाल ले रहे हैं हुँ, और राइस ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के नाम पे, और आपका जो सब्जियों से आपको सारे विटामिन्स मिल रहे हैं, हुँ, ड्राई फ्रूट से विटामिन्स मिल रहे हैं। अब आपने आपके ये जो नेचुरल चीज़ों का आप कम से कम मोर देन 60% हुँ। आपके बॉडी में नेचुरल चीज़ जाना चाहिए। जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 40% इसलिए होता है कि बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुँ, हमारे स्वाद के लिए और सेहत के लिए भी हुँ। आपको इंटरेस्ट रहता है कि हम ये चीज़ें खाते हैं। जी। तो एक तो ये होता है कि बैलेंस डाइट में जो इंडियन डाइट्स होती हैं, वो काफ़ी कुछ अच्छा मिश्रण होता है जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वो सब सभी का एक अच्छा-सा ज सामंजस्य होता है जिसमें। जी। तो आपको एक तो वो उससे बैलेंस डाइट होती है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, छोटी-छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लेना बेटर है, उसके बदले एक साथ जो भारी हम लोग खा लेते हैं, वो चीज़ गलत रहती है। जैसे? जैसे कि हम गए आज शाम को कहीं डिनर पे बुलाया है और बुफ़े है, तो बुफ़े में एक्चुअली वैराइटी लगी होती है, जैसे 10-20 पकवान हैं, तो 10-20 पकवान आप घर पे तो रोज़ नहीं खाते हैं। एग्ज़ैक्टली। अब वहाँ पर हमारी यदि मेंटालिटी बनती है कि नहीं ये 10-20 पकवान में क्योंकि लगे हुए हैं तो हमको सब खाना है, तो दैट इज़ लाइक ओवर ईटिंग। तो आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि इस 20 में से हमको कौन-सी 4 चीज़ें खानी हैं, वो आपकी चॉइस। उस हुँ। 4 चीज़ों में भी आपका सलाद का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारे जो डाइजेशन होता है, पाचन संस्था होता है, उससे फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और फाइबर्स की रिक्वायरमेंट के लिए सलाद बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं इवनिंग में जैसे सलाद वगैरह जैसे ककड़ी है या इस तरह की जो दूसरे हैं, उसको रात को कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि ककड़ी रात को नहीं लेना या कुछ कुछ इस तरह के सलाद की ही डेफ़िनेशन बताई जाती है। तो क्या ये सही है कि ले सकते हैं? इसमें एक्चुअली थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन है सबके विचारधारा में। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इवन आयुर्वेदिक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सच हैं।
ठीक है। जी बट समय के साथ में क्या होता है, जैसे कि अब मैं फल की बात करूं, फल का जनरली बोला जाता है कि लेट इवनिंग्स को नहीं लेना चाहिए। जी तो मेडिकल साइंस हमारे एलोपैथी के हिसाब से भी ये होता है कि उसमें क्या होता है, फ्रूट्स में फ्रक्टोज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा फ्रुक्टोस रहती है। जी तो ये फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो शुगर को पचाने के लिए हमको एक्स्ट्रा हमारी बॉडी को काम मतलब करना काम पड़ता करना है। पड़ता है। जी और रात में आप सोना है आपको बेसिकली, जी तो आपका एनर्जी लॉस बहुत कम हो रहा है। जी तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा एक्टिव होना वर्क पड़ता है। करना पड़ेगा जी रही बात सलाद की, मुझे ऐसा लगता है कि सलाद में लेट इवनिंग लेने से में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि सलाद फ्रेश कटी हुई हो तो बेस्ट है। क्योंकि कहाँ पर परिवर्तन आता है कि आपने 12 बजे काट कर रखी है और 6 घंटे बाद कर रहे हैं, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से उसमें टॉक्सिन्स कुछ डेवलप हो जाते हैं। तो बासा कुछ मत खाइए ऐसा, स्पेशली सलाद के लिए। बाकी जी लेट इवनिंग तक लेने में दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ब्रेकफास्ट कहते हैं कि अपने को थोड़ा सा हेवी लेना चाहिए, फिर लंच जो है वो एक थोड़ा सा ठीक ठाक लेना चाहिए, और जो डिनर है वो एकदम कम लेना चाहिए। पर हमारे यहाँ पिरामिड उल्टा है, यानी हम लोग डिनर जो है बड़ा हेवी लेते हैं, ब्रेकफास्ट तो शायद लेते ही नहीं है, और जहाँ तक बात आती है लंच की तो वो भी हमारा एक ठीक ठाक होता है। तो ये आइडियल क्या है इसका? आइडियल तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, क्योंकि अगर मुझे ऐसा जो लगता है कि हाँ, पहले के ज़माने में लोग जो है बहुत मेहनती होते थे, हम्म और उनको दिन भर जो है जैसे खेतों में काम करना होता था, कुछ होता था, दिन भर धूप में काम करना होता था। तो उनको एक ऐसा जो होता था कि भाई सुबह आपको खेत पर पहुंचना है, जी आपको काम करने के लिए, तो आपने उस समय जो अवेलेबल था वो ले हम्म लिया। आप बहुत करके कुछ लोग वहाँ जाकर पकाते थे, या पकाने के बाद में लंच करने के लिए आते थे, और फिर उसके बाद में डिनर का टाइम आता था। तो डिनर को हम लोगों ने जो एक कंसेप्ट बना के रखा है ना, कि अब थक कर खाकर सोना है, हम्म वो कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हम्म हम उस थकान को मिटाने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज जो लेते हैं, जी और बहुत देर भूखे रहने के बाद में, करीब 6-8 घंटे भूखे रहने के बाद में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो हम्म हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंट मील्स का, जैसे मैंने बोला था कि 2-2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा अगर लेते रहेंगे, तो डाइजेशन के लिए टाइम भी एडिक्वेट मिलेगा, और जो हेवीनेस नहीं होगी, तो आपका काम में एडिक्वेट मन लगेगा। और डिनर जितना हो सके, क्योंकि आपने दिन भर में कैलोरीज़ ली हुई हैं, हम्म तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जितना कम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो हम्म आपका हेवी ब्रेकफास्ट इज़ ओके, लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट लंच या मीडियोकर लंच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बोथ द साइड ऑफ द स्लीप बॉडी, क्योंकि हमको बॉडी के साथ में अगली शाम तक भी काम करना है। एग्जैक्टली जी रात में हम उतनी ही एनर्जी लें जितने के लिए हमको रिक्वायरमेंट लगती है। इनफैक्ट रात में, क्योंकि आपकी बॉडी अब डोसाइल हो गई है, डोसाइल मतलब आप सो रहे हैं, तो आपको जो है दिन भर का जो खाया है उसी को पचाने के लिए बॉडी जो अपना काम करती रहती है। तो उसको अपन ओवरलोड ना करें, तो जितना हो सकता है, जैसे जैन धर्म वगैरह में होता है कि सूर्यास्त के पहले खाना खा लेते हैं, वो जी कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है कि आपने एक गैप दे दिया है पाचन करने के लिए। जी बहुत सुंदर। तो अब अगला सवाल ये बनता है कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उस स्ट्रेसफुल लाइफ को स्ट्रेस फ्री कैसे किया जाए? मेडिकल साइंस इसको कैसे सजेस्ट करता है? दो व्यूज़ मैं इसमें बताऊंगा आपको। जी एक तो मेडिकल साइंस के हिसाब से देयर आर स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स होती हैं अपनी बॉडी में। जी वो कैसे होते हैं कि वो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं कि आपका डे टू डे रूटीन में आपके क्या टेंशन्स आपने लाइफ में जिए। हम्म कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स में होता है कि सडनली आपको कहीं जाना था, बरसात हो गई, और आप जा नहीं पा रहे हैं समय पे, उस समय आपके पास में नहीं है फोर व्हीलर, कुछ ऐसी चीज़ है कंडी, आप नहीं जा पा रहे हैं, इसने आपको स्ट्रेस दिया। फिर उसके बाद में आप जहाँ जाने वाले थे, रास्ते में जो है पुल टूट गया हुआ पड़ा है, आप नहीं जा पा रहे हैं। जी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि आप रास्ते में गए, 2 एक्सीडेंट हो गए हैं और आप नहीं जा पा रहे हैं, मतलब दे आर देयर आर स्ट्रेसेस, मल्टीपल मल्टीपल चीज़, स्टेजेस हाँ, ऑफ स्टेज मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है। अब इनको ये स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी में भी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं आपके, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। तो आपको मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर दिन के 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में 24 टाइप के वेरिएशंस आ सकते हैं। राइट हमें हर चीज़ में धीरे-धीरे अपने मेंटल लेवल पे एक प्लान बी रेडी रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या? हाँ ये हैबिट अगर हम बना लेंगे ना कि अगर ऐसा नहीं होता है क्या है, मैक्सिमम क्या होगा? मैनेजमेंट में होता है व्हाट इफ एनालिसिस, इफ दिस थिंग कुड नॉट बी डन देन हाँ, दिस द प्लान बी इज रेडी फॉर समथिंग। राइट। ठीक है तो एक तो ये प्लान बी होता है, और
एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो हो गया जो मैंने साइंटिफिकली तरीके से आपको स्ट्रेस का लेवल का एक बताया। एक मैं पर्सनली फील करता हूँ जी। कि आपका बिहेवियर, आपको अपने आप को जानना ज़रूरी होता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसको अ, सामने कुछ ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से, जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं, जी। उसकी वजह से इतना स्ट्रेस हो गया कि आप परेशान हो जा रहे हैं। हम्म। तो आपको अपने बिहेवियर के हिसाब से भी कुछ समय के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे अगर भूकंप आएगा, तो भूकंप आना दैट है वो थिंग इज आपके नॉट हाथ इन में योर नहीं हैंड, है। एग्जैक्टली। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हर चीज़ जो है हमारे हाथ में नहीं है, हम सबको ठीक नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये स्थिति के अनुसार आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती हैं, पर हमको कोशिश ये करना है कि परिस्थितियों के अनुसार से हम मैनेज करते हुए चलते रहें। एग्जैक्टली। हाँ, जैसे ट्रेन लेट हो गई तो हो गई है, उसके अंदर यू कैन नॉट कॉल अ ड्राइवर टू कम अर्ली। एक्चुअली हमारा एक्चुअल ड्राइवर हो तो हम उसको बुला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी अब हमको हमारे मेंटल लेवल को इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक करता है, क्योंकि ध्यान में मूल रूप यही होता है कि हम तनाव को परमानेंट उसका एक सॉल्यूशन मिल जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा है या पढ़ाते हैं कभी, तो उसमें यही रहता है, कुछ पार्ट होते हैं टेम्परेरी रिलीफ ऑफ स्ट्रेस और कुछ होता है परमानेंट। तो टेम्परेरी ऐसा होता है कि भाई हमने चलो चाय पी ली, बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है चाय के लिए, चलो हम बाहर घूमने चलाते हैं, किसी को म्यूजिक सुनने की अच्छी इच्छा हो जाती है। तो ये टेम्परेरी रिलीफ ऑफ स्ट्रेस है। और परमानेंट रिलीफ, ठीक है भाई, आप मेडिटेशन करें, आपके अंदर जो भी थॉट्स आते हैं उन थॉट का नियंत्रण अपने आप हो जाएगा, तो स्ट्रेस से आप, वही हैबिट्स की आपने जो बात की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस का पहला स्टेप बॉडी का बैलेंस है? सबसे पहले जो इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बॉडी बैलेंस का में जो सबसे अहम चीज़ होती है, वो होती है स्लीप। आपका स्लीप हम्म। पैटर्न में अगर आपके कंटिन्यूअसली 6 टू 8 आवर्स की स्लीप नहीं है, हम्म। तो आपकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। तो आपको सबसे पहले आपके, जैसे अ, बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं जिसमें नाइट ड्यूटीज़ भी हैं। राइट। तो व्हाट आई वांट टू से दैट कि जिसमें नाइट ड्यूटी है, उसमें भी आपकी 8 घंटे या 12 घंटे की नाइट ड्यूटी के बाद में आपको कुछ समय मिल रहा है। उस 12 घंटे के यूटिलाइज़ेशन में भी आपका 6 टू 8 आवर्स जो होता है वो स्लीप का होना ज़रूरी है। हम्म। भले ही आप दिन के समय में स्लीप अप कर रहे हैं, क्योंकि आपका जॉब ऐसा अलाउ नहीं कर रहा है आपको कि आपको रात में सोना है। राइट। उसको मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अरे सर हमारी तो किस्मत में नाइट ड्यूटी लिखी है एंड ऑल दिस थिंग। सो हम्म। व्हाट आई वांट टू से दैट मैं उनको ऐसा बोलता हूँ, आप अपने मन बहलाने के लिए ये सोचिए कि जैसे कि हम जब यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, अमेरिका में रात है तो अमेरिका में दिन होता है, पर दिन तो चलता एग्जैक्टली। है ना। तो आप एग्जैक्टली। सोच लीजिए कि भाई आप अमेरिकन पैटर्न पे चल रहे हैं, वहाँ जब दिन है तब उसके साथ आप काम कर रहे हैं। तो अपने को बिल्कुल मन को सही बात। बहलाने के लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। मैं एक बात नींद को लेके एक और बोलता हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने एक बात बोली कि मेरी नींद कम है पर गहरी नींद है। तो डीप स्लीप और ज़्यादा सोना विथ स्ट्रेस, कौन सी बेहतर होती है? तो मैं बताना चाहूँगा इसमें, जो आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, जितना मैंने पढ़ा लिखा है उनके बारे में, दैट इज़ कॉल्ड एज़ योग निद्रा। और योग निद्रा हम्म। में जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से, और जो चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, कि व्हेन योर बॉडी एक्चुअली रिक्वायर्स द स्लीप, हम्म। जब आपकी बॉडी, तो उसमें भी बॉडी का पैटर्न तब आपका सेट होता है जब आपको मालूम होता है कि हम 24 घंटे में से इतना समय काम कर सकते हैं, और इस समय पे हमारी बॉडी साइकिल को हम हैबिट डालते हैं। जैसे हम रोज़ सुबह अगर अलार्म नहीं भी होगा, तो आप एक हम्म। लिमिट के बाद उठ उठ जाओगे। जाएंगे, एग्जैक्टली। तो आपको, क्योंकि अगेन आपका ये रूटीन बन गया है, इसलिए सेम चीज़ होती है अगर हमने बॉडी को उस तरह से प्रिपेयर कर लिया है, जो उन्होंने किया है कि इस समय से लेके इस समय तक नींद आएगी। तो उसका एक हम्म। एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल होता है, अगर जो लोग को ऐसी सुविधा है कि दोपहर में अगर लंच के बाद में स्लीप का कुछ लोग का होता है, तो हम्म। आप देखेंगे, आप जब आपको जब गहरी नींद आ रही है, दोपहर में घर में हो या आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कई बार सडनली कितना भी शोर होता है, उस समय पे वो 15-20 मिनट की नींद आती है। हम्म। इतनी अच्छी नींद आती है कि 20 मिनट बाद आपको लगता है कि हम तो फ्रेश हो फ्रेश हो गए। गया, एग्जैक्टली। तो नींद का एक और ये है कि एक तो रेगुलरिटी अगर होगी तो आपको उस समय नींद आएगी वो। हम्म। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बोला कि आपकी हैबिट ऐसी हो जाएगी कि व्हेन योर बॉडी नोज़ दैट कि दिस इज़ द आइडियल टाइम टू स्लीप, इस समय सोना ही है। तो वो जो थक के सोते हैं, उसमें
जो आपकी एनर्जी लेवल होता है वो उसमें आता है। तो डेफिनेटली जो 6 to 8 आवर्स वाला स्लीप का पैटर्न मैं बोल रहा हूँ उसके लिए जिसको वर्क लाइफ बैलेंस अभी मेंटेन नहीं हुई है। बट अगर आपका प्लान पूरा रेगुलर सेट है और आपने चीज़ों को व्यसनों को कम करते हुए और अपनी रेगुलर लाइफ जी है, तो इवन दैट 4 आवर्स ऑफ योग निद्रा इज वेरी मच सफिशिएंट। कई लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर रहता है, वो ज़्यादा काम करते हैं इससे होता है या स्ट्रेस से होता है, वो उनके सबके अलग अलग पर्टिकुलर मैटर्स रहते हैं। तो नींद ना आना इस बीमारी से ओवरकम मेडिकल साइंस में किस तरह हो जाए? अब इसमें 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। स्लीप अगर आपको नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है, जो एक सबसे फॉरमोस्ट चीज़ होती है दैट इज़ लाइक आपका अगेन स्ट्रेस लेवल। अब जैसे मैंने आपको बताया एक बिहेवियरल पैटर्न होता है हर आदमी का अलग। किसी व्यक्ति को आज की समस्या आज सुलझाव नहीं मिला है तो वो उसके बारे में फ्रिक्वेंटली सोचते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। कुछ लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहते हैं, तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहते हैं तो वो उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचना चाहते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे ये प्रॉब्लम होगी, इससे ये प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम होगी। आपको स्टेप्स बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे पर अगर आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेटअप नहीं है तो आप उसके वो प्रॉब्लम की विशियस साइकिल में घूमते जाएंगे और उस स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। ये है। कुछ ऑर्गेनिक कॉजेज होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कॉजेज में अगर आपके कहीं ब्रेन में ट्यूमर है, कुछ है ऐसे मतलब जो पैथोलॉजिकल है और उसकी वजह से आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो जो डॉक्टरी इलाज है वो अपने को करना उसके लिए होता है। इलाज की आवश्यकता है, बट हाँ। हाँ अगर जो ये है हाँ। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको अगेन वही बैक टू रूट्स, आपको जो मेडिटेशन जो ध्यान वाली है खुद हाँ। के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक एज बढ़ती जाती है, जैसे व्यक्ति बच्चा है, बड़ा होता है, यंग होता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ होता है, तो उसको एज वाइज किस किस समय कैसे कैसे टेस्ट करवाने चाहिए? जैसे कब बीपी का टेस्ट करवाना चाहिए, कब डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए, या कब उसे किडनी का, या हाउ ऑफनली जो कोलेस्ट्रॉल है उसको चेक कराना चाहिए, या ईसीजी चेक कराना चाहिए? ये सब का एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, क्या होता है? अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती है, उसमें ये कि 0 से 30 तरह की जो उम्र होती है, ये हमारी एक ग्रोथ की एज होती है। जैसे बॉडी की ग्रोथ होती है, डेफ़िनेटली 20 साल के पहले वाली ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद थोड़ा स्लो होता है। बट जिस चीज़ को आप लोग वर्ड एजिंग बोलते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बुढ़ापा, बोलने में लगता है कि कैसे बताएँ, बट 30 इयर्स की एज होती है, जहाँ से एजिंग स्टार्ट होती है। तो आपका 0 से 30 अगर आपका पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो आपका प्रोग्रेसिव रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। जी। बट 30 साल से उम्र जब होती है, एजिंग चालू होती है, तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से आपके बॉडी में जो आप कुछ भी खा रहे थे, पहले कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा हो रहा था नलियों में, है ना? नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमाने का मतलब होता है, अगर वो हार्ट की नलियों में जमा है तो वो हार्ट अटैक कर सकता है, ब्रेन की नलियों में जमा है तो वो लकवा कर सकता है, और पैर के उसमें है तो एक क्लॉडिकेशन बोलते हैं हम लोग, जो जनरली जो स्मोकर्स के उसमें होता है, पैरों की नसें बंद हो जाती हैं। अच्छा। और कोविड में आपने जो सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की डेथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हुई थी। पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, तो लंग्स की आर्टरी में ब्लॉक हुआ था। तो आपकी पूरी बॉडी में नलियाँ हैं, इस नलियों में अभी भी फैट बह रहा है, और 0 से 30 में भी फैट बह रहा था और क्लॉट नहीं बन रहे थे। पर 30 की ईयर्स की एज में के बाद में, हर एक में नहीं, पर एजिंग के हिसाब से थोड़ा वसा जमाना क्लॉट चालू होता बनना है। स्टार्ट होता है जी। तो 30 के बाद में आपको अवेयर होना पड़ेगा कि अब हमको एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें जो अगर नहीं करते आए हैं, तो तो करना स्टार्ट करना स्टार्ट रहेगा। करना पड़ेगा जी। 40 से 45 की एज के बाद में आपको, क्योंकि जो 30 से 40 साल के उसमें 10 साल में परिवर्तन अपने शरीर में हुए हैं, उसके लिए अपने को 40 के बाद में साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। उस हेल्थ चेकअप में मैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ उसमें ये कि आपको एक टीएमटी टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट। टीएमटी टेस्ट, हाँ, ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है कि ये आपको एक मशीन पे दौड़ाते हैं और ईसीजी लगा रहता है साथ में। ये क्यों होता है? क्योंकि आप मैराथन में दौड़ रहे हो, कहीं भी दौड़ रहे हो एंड ऑल, वो आपके हो सकता है आपको आपको चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, तो आप सोच रहे हो यू आर हेल्दी। बट मैं कहना चाहूँगा कि जब अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो आप हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा दे रहे हैं, तो ईसीजी के वेरिएशन से हमको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति हार्ट अटैक के लिए प्रोन है। तो इस हार्ट अटैक की प्रोननेस की वजह से इस समय ये
होता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, जो 40 से 42-45 की उम्र में भी सडन हार्ट अटैक हुआ है ना? अब उस हार्ट अटैक में क्यों हुआ? सब लोग जो बोलते हैं ना सडन हार्ट अटैक हुआ है, एक्चुअली सडन जैसा हमेशा नहीं होता है। क्योंकि यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी नली में 90% से 100% ब्लॉक है, ब्लॉकेज हुआ है जी। और उस ब्लॉक को 90-100% बनने में कम से कम पिछले 10 साल लगते हैं। तो आप कहीं ना कहीं हेल्थ चेकअप से ये चीज असेस कर पाते हो कि आइडेंटिफाई कर आप, लेते हैं कि हाँ, आपके अंदर क्या चैलेंजेस हाँ, हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है। और जैसे कुछ प्रोस्टेट की बीमारी होती है वो 50 इयर्स के बेज में, अब बाद में मेल्स में होती है, और ऐसे ही इस दौरान 30 इयर्स से लेके 50 इयर्स के बीच वाली जो स्थिति होती है, इसमें हमको ये चीज़ फीमेल्स में जो इम्पोर्टेंट होती है, जैसे सीए ब्रेस्ट। सीए ब्रेस्ट का मतलब था कि आपके ब्रेस्ट में कैंसर का कुछ तो नहीं है, कैंसर जैसी बिनाइन कंडीशन जो होती है, फाइब्रोएडेनोमा होता है, कुछ नोड्यूल्स रहते हैं, तो सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। आप मिरर के सामने सेल्फ एग्जामिनेशन करके नोड्यूल्स अगर कुछ हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं। एक सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर मतलब योनि मार्ग का जो होता है वो कैंसर होता है। वो बहुत फ्रिक्वेंट होता है और कॉमन होता है, और शर्म की वजह से बहुत बार वो चीज़ें नहीं पता नहीं जाती बता हैं। पाते हैं जी। तो उस वजह से ये हेल्थ चेकअप्स में हम लोग फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व करते हैं। तो उसमें एक पेपिस्मियर होता है, उस पेपिस्मियर से उस कैंसर के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले आपने बताया टीएमटी टेस्ट। टीएमटी, टीएमटी, अच्छा टीएमटी का कॉस्ट कितना आता है टेस्ट कराने का? ठीक है। टीएमटी का कॉस्ट जो है अलग अलग जगह वेरी करता है। मैंने तो हिंदुस्तान के 2-3 स्टेट्स में काम किया हुआ है। हाँ। तो एक रफली यदि मैं बोलता हूँ तो वो 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के बीच में वेरी करता है। टीएमटी टेस्ट, उसके अंदर कंप्लीट चीज़ हो जाती है, आपके हार्ट से रिलेटेड आपकी चीज़ें उसमें हार्ट की आइडेंटिफाई। एक जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से अपने को हार्ट अटैक का पता चलना चालू होता है, वो जरूर पता चलता है। उसमें हो जाता है। फिर बीपी डायबिटीज के लिए? बीपी एंड डायबिटीज़ के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं। जी। तो जैसे आपने बीपी तो इस वेरी इजी, आपको अदरवाइज भी आप नियरेस्ट क्लिनिक पे जाके चेक कराते रहें। और उसके लिए चेक कराने के लिए बेस्ट है कि किसी भी एक समय को पकड़ लें। जैसे कि आप यदि 8 बजे जा रहे हैं, 8 बजे कोई क्लिनिक खुले तो डेली 7 दिन तक 8 बजे चेक करा लीजिए। जी। कोई वेरिएशन होगा और हाई होगा तो पॉसिबल है, क्योंकि वन रीडिंग कैन बी एनीथिंग। जैसे मैं 3 सीढ़ियाँ तो तेजी से चढ़ के आऊँगा और ब्लड प्रेशर लूँगा तो थोड़ा सा बढ़ा हाई रहेगा। होगा, एग्जैक्टली। तो आप कूल कामली एक जगह पे बैठे हैं, उस समय पे आपने बीपी देख लिया और एक टाइम में देख लिया, सुबह और एक टाइम शाम को देख लिया, तो उसमें आपको वेरिएशंस पता चल जाते हैं। एग्जैक्टली। सेम चीज़ होती है वो ये होता है कि आपको जब एक HbA1c टेस्ट होता है HbA1c डायबिटीज़ के लिए, जी। वो बहुत बढ़िया टेस्ट इन्वेंशन है। उसमें ये होता है कि आपने पिछले 3 महीने में भी शुगर के वेरिएशन हुए होंगे तो उसमें आ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास मरीज आते हैं, वो बोलते हैं कि सर वो तो शुगर ज़्यादा बढ़ी आ गई क्योंकि कल मैंने खा लिया था। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। HbA1c जो होता है आपका पूरे 3 महीने 3 के महीने बीच की का पूरी जो वेरिएशन होता है उसको लेता वो है। निकाल देता है। ठीक है। और किडनी और लीवर के लिए कौन सा टेस्ट होता है? किडनी और लिवर के लिए जो क्रिएटिनिन होता है और यूरिया होता है किडनी के लिए होता है। लिवर के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें कि आपको LFT के अंदर सारा बिलिरुबिन वगैरह आ जाता है, तो आपका पूरा लिवर के बारे में बताया जाता है। अच्छा, और ये सीबीसी वगैरह जो टेस्ट होते हैं ये? CBC टेस्ट वगैरह आपके ब्लड के होते हैं, जिसमें आपको मेनली एनीमिया की बारे में पता चलता है। तो ये जरूरी है ये सब टेस्ट कराना? ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से तो आइडियल कौन कौन से टेस्ट कराना चाहिए एवरी ईयर? तो आप नाम बताएं। जैसे सबसे जैसे CBC होता है, सीबीसी होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, लीवर फंक्शन हो गया, यूरिया क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया क्रिएटिन हो गया, और फिर उसके बाद में आपका सोडियम पोटेशियम होता है, सोडियम पोटेशियम। इसमें भी किडनी का पता चलता है। ठीक है। आपको HbA1c डायबिटीज़ के लिए हो गया। HbA1c डायबिटीज के लिए। थायराइड हार्मोन के लिए आपको एक TSH होता है, वो कॉमनली होता जी है। जी। एज आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है अगर तो PSA होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन फॉर प्रोस्टेट। हाँ। और फीमेल्स के लिए पेपिस्मियर होता है। तो आपने बहुत ही बखूबी से बताया कि कौन कौन सा टेस्ट आदमी को किस किस एज में करवाना चाहिए। और मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूँ कि अभी जितने भी टेस्ट सर ने बताए हैं उन टेस्ट की डिटेल हम हमारे कैप्शन में डाल देंगे, ताकि आप जहाँ भी हो, जिस भी शहर में हो, जिस भी गांव में हो, आप इन टेस्टों को अपनी एज के अनुसार करवा लें। तो आपके लिए एक सिग्नल पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी की पोजीशन अभी क्या है, या आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, या क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो सर अब आखिरी में हमारा एक सवाल है, भारत जो है यूथ कंट्री है, यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? भारत की यूथ के लिए मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगा जी। कि जो भी न्यूज़ में मीडिया में हम लोग सुनते हैं जेन जी के बारे में,
तो जेंजी के बारे में एक्चुअली प्रमोशन ऐसा हो रहा है कि जेंजी बहुत एग्रेशन में है, जी हर चीज़ एग्रेसिव चल रही है। मतलब उसमें ये है कि मैं जेंजी जो भी नई जनरेशन वाले हैं, पेशेंस कम है। हाँ, तो आपका पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको, और चीज़ों को समझना चाहिए। और मास जो आपका मेंटल स्टेटस चेंज करने का जो थोड़ा नैरेशन रहता है, जो बहुत सारे नेगेटिविटी फैलाई जाती है, हम्म, मैं सबसे ये बोलना चाहूँगा, आप अपना ब्रेन भी यूज़ करें। हम्म, सिर्फ इसलिए नहीं कि क्योंकि सारे वर्ल्ड में हर नए जनरेशन जो है वो अपनी सरकार के अगेंस्ट कर रहा है, या हम बहुत भीड़ लगा लेते हैं, चीज़ों को तोड़-फोड़ कर देते हैं, तो चीज़ें हमारे कब्ज़े में आ जाती हैं, वो नैरेशन गलत है। इसकी हम्म। बजाय हमको ये सोचना चाहिए कि हमें हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन में कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आज की डिस्ट्रक्शन डेट में में कोई फायदा नहीं है आप जी। देखेंगे, रशिया यूक्रेन युद्ध या जहाँ भी युद्ध हो रहा है, हमें दर्द होना चाहिए कि एक-एक ईंट को जोड़ के बनाने में बिल्डिंग्स को कितना समय लगता है। टाइम लगता है, एक-एक एग्जैक्ट। ब्रिज को बनाने के लिए कितना समय लगता है, और ये सब समय हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जी ब्रिजेस हमारे लिए हैं, जो भी आवागमन के साधन है वो हमारे लिए। ये चीज़ डिस्ट्रॉय होती है तो इसको वापस बनने में बहुत अनगिनत टाइम साल लग लगता है। जाते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत ही सकारात्मक संदेश सर ने दिया है कि हमें कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना होगा, और जो भी चीज़ें हमारे लिए बनी है, ब्रिज बनी है, रोड बनी है, ये हमारी सुविधा के लिए बनी है, और बहुत आसानी से ये बनती नहीं है, एक बार नष्ट हो जाती है तो वर्क लाइफ बैलेंस को लेके सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। सर आपका बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं आप इसी तरह लोगों को सकारात्मक संदेश दें ताकि वो हिट रहें, वो फिट रहें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।